हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे प्रोडक्ट मिक्स। जो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि आपकी 8th यूनिट है यूजीसी नेट कॉमर्स में, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसकी हमने काफ़ी सारी क्लासेस 6 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी है और 7th ये है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे प्रोडक्ट मिक्स। पहले हम सारा जो बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? प्रोडक्ट डिसीजन क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस क्या होते हैं, कौन से होते हैं, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट, यानी कि जो भी हम मार्केट में ऑफर करते हैं वो कि उनकी अटेंशन पाने के लिए, एक्विजिशन के लिए, यूज़ के लिए या कंजप्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जो कि सेटिस्फाई करें नीड्स और वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कंज्यूमर्स की नीड सेटिस्फाई होती है और हम उसे कंज्यूमर्स को या मार्केट को ऑफर करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, सर्विसेज, इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेज, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज़। ये हमने उसमें देखा भी था कि जो हमारा मार्केटिंग का स्कोप था कि हम मार्केटिंग किन किन चीज़ों की कर सकते हैं, उसमें हमने ये सारी चीज़ें करी थी कि हम सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं, इवेंट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, पर्सन्स की, प्लेसेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, आइडिया की, और सीधी सी बात है गुड्स की तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन सबको मिला के ही हम उस कंसेप्ट को हम प्रोडक्ट बोलेंगे। उस प्रोडक्ट कंसेप्ट एक बहुत वाइड कंसेप्ट है जिसमें हमारी गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट हमारा वो है जो कि कस्टमर्स की नीड्स सेटिस्फाई करे, चाहे फिर वो नीड्स सर्विस से रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, आइडियाज़ हो, या कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, ये तीनों चीज़ें सिमिलर हैं। अब देखो प्रोडक्ट, कई बार प्रोडक्ट को हम सिर्फ टेंजिबल, एक्सट्रीमली टेंजिबल या प्योर टेंजिबल जिनको हम बोलते हैं, वो गुड्स की तरह यूज करते हैं कि गुड्स को ही सिनोनिम यूज करते हैं हम प्रोडक्ट को, और सर्विसेज ऐसे बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कई बार प्रोडक्ट को सिर्फ टेंजिबल गुड्स की फॉर्म में देखा जाता है। तो टेंजिबल गुड्स अब हमारी कौन सी होती हैं? सोप, टूथपेस्ट, साल्ट, और ये जो नो सर्विस, मतलब जिनके साथ बिल्कुल भी सर्विस इन्वॉल्व नहीं होती, वो बिल्कुल टेंजिबल हार्ड गुड होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में गुड्स होती हैं, तो उसको वो हमारी प्योर टेंजिबल गुड्स होंगी। ठीक है, तो ये तो होगी प्योर टेंजिबल गुड्स। दूसरा होता है प्योर सर्विसेज। प्योर सर्विसेज यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज है जिनको हम बिल्कुल छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि डॉक्टर, एग्ज़ाम, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी हमारी प्योर सर्विसेज होती हैं। ठीक है, डॉक्टर्स एग्जामिनेशन करवाने जाते हैं हम डॉक्टर्स के पास, तो ये जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल प्योर सर्विस है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्योर सर्विस भी नहीं होती और टेंजिबल गुड्स भी नहीं होती। ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट देयर ऑफर बियॉन्ड सिंपली मेकिंग प्रोडक्ट और डिलीवरिंग सर्विसेज, दे क्रिएट एंड मैनेज कस्टमर्स एक्सपीरियंस विद ब्रांड्स और कंपनीज। यानी कि जब हम ये बोले कि हम जो कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं ब्रांड्स के साथ, कंपनी के साथ, हम उनको प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, हम उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं, मतलब एक ब्रांड एक्सपीरियंस दे रहे हैं, दोनों चीज़ें मिक्स होके, जैसे दोनों चीज़ें मिक्स होके जिसमें हम कस्टमर्स को सर्विसेज वाली चीज़ भी फील करवा रहे हैं, उनको इंटेंजिबल फील भी करवा रहे हैं कि हाँ वो सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारी उन चीज़ों से, उनके जो भी डाउट्स हैं हम वो भी ले रहे हैं, उनके फीडबैक्स भी ले रहे हैं, उनके साथ टाइम टू टाइम हम उनके साथ रिलेशन भी बना के रख रहे हैं, सीआरएम जिसको हम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं, तो उनको हम एक अच्छा ब्रांड एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो वो मिक्स हो जाता है हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सपीरियंस, एक न्यू फॉर्म आ जाती है कि आजकल हम कस्टमर्स को ये नहीं देखते कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है या हमें सिर्फ सर्विस बेचनी है, हम ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस सेल करना है, हमें कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस देना है, चाहे वो एक्सपीरियंस फिजिकल फॉर्म में हो और उसके साथ साथ सर्विसेज की फॉर्म में भी हो, कैसे भी हो। तो यानी कि हमें सिर्फ प्योर टेंजिबल पे रिलाई नहीं करना है कि हम तो सिर्फ टेंजिबल गुड्स में जो है मार्केटिंग कर रहे हैं टेंजिबल गुड्स की, हमने ऐसे नहीं करना, ना हमें ऐसे करना कि हम सिर्फ सर्विसेज की मार्केटिंग करें। हाँ, हमने चाहे सर्विस के थ्रू दें, चाहे प्रोडक्ट के जो टेंजिबल गुड्स हैं उनके फॉर्म में दें, हमें कस्टमर को एक्सपीरियंस देना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो है वो है लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो हमारे प्रोडक्ट जो है वो उसको हम कुछ लेवल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो आता है ना वो कोर प्रोडक्ट होता है। कोर प्रोडक्ट क्या होता है कि जो फंडामेंटल बेनिफिट्स जो उस प्रोडक्ट में हमें मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे कोर प्रोडक्ट। जैसे कि हम अगर ये बोले कि होटल फॉर रेस्ट, यानी कि रेस्ट करने के लिए है ना, होटल का मेन पर्पज़ क्या है। जैसे हम खाने के लिए कोई भी जैसे फास्ट फूड है उसका मतलब खाना है वो फूड है, उसका मेन चीज़ क्या है, मेन बेनिफिट क्या है कि वो हमारे पेट भरने के लिए, हमें भूख लगी है तो हमारी भूख मिटाने के लिए है बेसिकली। ऐसे ही होटल जो है वो रेस्ट के लिए, तो मेन किस पर्पज से हम हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बिल्कुल कोर बेनिफिट क्या है उस प्रोडक्ट का, फंडामेंटल और बेसिक प्रॉब्लम जो वो सोल्व कर रहा है हमारा प्रोडक्ट, वो उसको हम क्या बोलेंगे, कोर प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा फिर नेक्स्ट जो आती है वो आती है जेनरिक प्रोडक्ट, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है। एक्चुअल और जेनरिक प्रोडक्ट ये क्या होते हैं, जो फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें कोर प्रोडक्ट में क्या आया कि रेस्ट करने की एक जगह है। ठीक है। अब वो रेस्ट करने की जगह उसमें, अब एक्चुअल प्रोडक्ट जब हम देखो ये जब हम कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, तब हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का कोर प्रोडक्ट क्या होगा। यानी कि हम कोई भी चीज़ हमें देनी है कस्टमर्स को, तो वो सबसे पहले उसमें कोर बेनिफिट क्या होगा। जैसे हमें कोई होटल बनाना है तो उसका मेन पर्पज़ तो क्या होता है कि रेस्ट के लिए चाहिए कस्टमर को, तो हमें ऐसी जगह बनानी है कोई भी जो रेस्ट के लिए चाहिए। उसके बाद हम उसको फिजिकल फॉर्म देते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट की फॉर्म देते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे हम। उसमें ये होगा कि अगर हमें अब होटल चाहिए रेस्ट के लिए, तो उसमें होटल रूम में क्या क्या इंक्लूड होगा, बेड, बाथरूम, टॉवल्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे मिलके वो रूम बनता है। ठीक है। तो उसको बनाने के लिए यानी कि एक्चुअल प्रोडक्ट जो है, एक्चुअल प्रोडक्ट तो होटल रूम है ना, तो वो प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, उसको हम एक्चुअल या जेनरिक प्रोडक्ट बोलेंगे। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसमें कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ये बेसिक चीज़ें हैं जैसे क्लीन बेड हो, फ्रेश टॉवल हो, ये चीज़ें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बेसिक चीज़ें हैं जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट के अलावा ये चीज़ें। तो हमें फिर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, थर्ड लेवल आ जाता है ना ये। नेक्स्ट जो फिर है वो है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, हम उसकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हम उसको वो चीज़ करके दे रहे हैं। ठीक है। तो वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है। जैसे कि हमने उनको फ्री ब्रेकफास्ट दिया है होटल रूम में, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने पैसों में उन्हें फ्री ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। या और कोई भी फैसिलिटी उनको वहाँ पे हम दे रहे हैं, या कोई और भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हो कि उसमें आपको, जैसे आपने फ़ोन लिया तो आपको फ़ोन में के साथ सिम फ्री मिल रही है, या सिम है तो सिम, आपने नई सिम ली तो आपको उसके साथ रिचार्ज फ्री मिल रहा है, वो भी 3 महीने का। ऐसे तो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें आप मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कस्टमर्स, और वो भी अब जब हम उनको दे रहे हैं तो उसको हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑगमेंटेड। नेक्स्ट जो है वो है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब है जितने भी ये ऑगमेंटेशंस जो हम कर सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो हम कितनी इंक्लूड कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। इनकी पोटेंशियल है कि हम हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड कर सकते हैं, वो पोटेंशियल जो हम इंक्लूड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये एक्चुअल में मतलब अभी होता नहीं है प्रेजेंट में सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमारे कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहना चाहिए कि हम जो इंक्लूड कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ तक कि हमें प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को बना के देने होते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट तक के। पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब यही है कि जो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट में हम और चीज़ें जो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के लेवल है, ये आ सकते हैं आपके कि हायरार्की भी आ सकती है, और मीनिंग भी एक एक चीज़ का किसी स्टेटमेंट में गिवन हो सकता है, किसी क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है। ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट, ये तो था कि प्रोडक्ट के लेवल्स क्या हैं। अब देखो टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपने कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इनके मीनिंग तो आपको पता ही होगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर जो एंड यूजर है वो जिनको कंज्यूम कर रहा है, वो जिनको परचेज कर रहा है, तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होंगे। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो किसी बिजनेस में या किसी इंडस्ट्री में फिर से यूज हो रहे हैं, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल, तो वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे। अब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट और अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। अब इन सारे कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए हमें, वो भी इस टेबल में साथ में गिवन है आपको। अब देखो जैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो हमें बिल्कुल हमारे घर के आसपास मिल जाते हैं, जो हमें
इजीली जो डेली यूज में रूटीन में हमें जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंट परचेज होती है, ठीक है, वहाँ पे हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी होती, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, हमारी बेसिक नीड की चीज़ें हैं, वो तो हमें खरीदनी होती है, जैसे कि हमारी किचन का सामान, ग्रोसरी का सामान, ये सामान तो हमें खरीदना ही होता है, ठीक है, इनके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते, हमें तो ये है कि हाँ हम लेते हैं, अभी नमक लेने हैं, इतनी मिर्च, नमक, मसाले जो भी लेने हैं, तो ये हमें सारी चीज़ें चाहिए ही हैं, जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनके लिए कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, सबसे पहले हम देखें तो कंज्यूमर का बिहेवियर, इनमें कोई प्लानिंग नहीं करता कंज्यूमर की बिल्कुल लो इन्वॉल्वमेंट होती है, बस उसको कोई प्रोडक्ट ना, उसमें ज़्यादा ब्रांड्स वगैरह या कुछ प्लानिंग कुछ नहीं करते कस्टमर्स, इसमें जो भी उनके नियर बाय स्टोर पे उनको अवेलेबल होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो है शॉपिंग प्रोडक्ट में कुछ लेस फ्रीक्वेंट परचेजेज होती है, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती, इसमें तो हम डेली रूटीन की चीज़ें खरीदते हैं ना, रूटीन में ही खरीदते हैं, इसमें इतना रूटीन में नहीं खरीदते, इसमें थोड़े से एफर्ट लगाए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा कि प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसी है, स्टाइल क्या है, ब्रांड क्या है, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, जिसमें कि हमारे जैसे फर्नीचर, टेलीविज़न, क्लोथिंग्स, ये जो सामान होते हैं ये आ जाते हैं। फर्नीचर बल्कि थोड़ा सा स्पेशलिटी में ही इंक्लूड होता है, कई जगह क्लोथिंग वगैरह जो होते हैं वो हमारे शॉपिंग इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो वो है हमारा स्पेशलिटी में क्या होता है कंज्यूमर का बिहेवियर, कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होती है और बहुत ही कंपैरिजन करके हम चीज़ों को लेते हैं, और ये होता है कि सिर्फ कुछ एक ब्रांड्स के ऊपर जिनके ऊपर हमें भरोसा होता है हम सिर्फ उन्हीं की लेते हैं, ठीक है। और प्राइस सेंसिटिविटी भी होती है कि कौन सा, अगर सेम सारी क्वालिटी सारी चीज़ें हम कंपेयर करके देखते हैं, जैसे कि हम कोई लग्जरी गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक कोई सामान ले रहे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट होते हैं। दूसरा जो है वो है अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स का मतलब है जिनको कंज्यूमर खरीदने की सोचता ही नहीं होता। अनसॉर्ट डिमांड भी पढ़ी होगी आपने कि जिनको कंज्यूमर खरीदने की सोचता ही नहीं होता, वो उसको एकदम जरूरत पड़ जाती है तब वो लेता है। जैसे कि हम बारिश में छाता लेते हैं, अगर बारिश होगी तो हम छाता लेना शुरू कर देंगे, अदरवाइज हमें नीड नहीं होगी उसकी। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस हम खरीदने की सोच नहीं रहे होते, लेकिन जब हमें कोई इन्फ्लुएंस करता है कि आपको ये खरीदना चाहिए, आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तब हम उन चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती कंज्यूमर की इतनी, और वो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते अनसोल्ड प्रोडक्ट्स को खरीदने के, ठीक है, वो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो प्राइस कैसे रखना चाहिए इन प्रोडक्ट्स का एक मार्केटर को। जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है वो लो प्राइस पे रखने चाहिए, क्योंकि रूटीन में कंज्यूमर इनको परचेज करते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उनको लो प्राइस के प्रोडक्ट्स रखना चाहिए। इनका जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके हाई प्राइसेस रख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम कंपेयर करके उनकी क्वालिटी चेक करके ब्रांड्स वगैरह सब चेक करके लेते हैं, तो हाई प्राइस होता है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट तो स्पेशल प्रोडक्ट्स ही होते हैं, उनके वैसे ही लग्जरी प्रोडक्ट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक जो ज़्यादा हाई प्राइसेस जो सामान होते हैं वही इसमें इंक्लूड होते हैं, तो हाई प्राइसेस का होता है ये। और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स का हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो हम रूटीन में नहीं खरीदते, अब छाता है उसका लो प्राइस भी होता है और लाइफ इंश्योरेंस उसका महंगा भी होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कौन सी यूज करनी चाहिए। अब देखो जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है मैंने बताया कि आपको जो आपके नियर बाय स्टोर पे आपको मिल रहे हैं आप वहां से खरीदोगे, तो इसमें बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, क्योंकि कन्वीनियंट लोकेशन पे हमें सामान पहुंचाना होता है कस्टमर्स की। जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कुछ आउटलेट्स होते हैं, जैसे कि हमें स्पेशल ब्रांड्स के आउटलेट्स होंगे क्लोथिंग के लिए, हमारे फुटवेयर्स के लिए, तो ये सारी जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें तो बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली वन और फ्यू आउटलेट्स होते हैं, बहुत ही कम, जैसे एक सिटी में सिर्फ एक या दो ही आपको मिलेंगे। जैसे कि हमें कोई फ़ोन खरीदना है, तो फ़ोन खरीदने के लिए उनकी जो फ़ोन के आउटलेट्स आपको बहुत कम मिलेंगे, एक पर्टिकुलर ब्रांड का आपको एक ही आउटलेट मिलेगा एक सिटी में, या एक से ज़्यादा मिल सकता है, कोई बड़ी सिटी है तो बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि बहुत ही कम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो होते हैं स्पेशलिटी गुड्स के केस में, और अनसोल्ड गुड्स के केस में तो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशनल स्ट्रेटजी देखो यहाँ पे मास प्रमोशन यूज किया जाता है, क्योंकि जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं उनके लिए मास प्रमोशन जैसे कि टीवी एडवर्टीजमेंट वगैरह ये चीज़ें यूज की जाती है। शॉपिंग में एडवर्टीजमेंट भी यूज की जाती है और पर्सनल सेलिंग भी यूज की जाती है। शॉपिंग में पर्सनल सेलिंग भी मैटर करती है। जो स्पेशलिटी गुड्स हैं इसमें बहुत ही केयरफुली हमें टारगेटेड प्रमोशन करना होता है। टारगेटेड प्रमोशन का मतलब है कि हमें पहले टारगेट कंज्यूमर्स ढूंढने होते हैं कि हम किन कंज्यूमर्स के लिए ये, क्योंकि स्पेशल गुड्स होते हैं, ठीक है,
जिनको कंज्यूमर बहुत ही ध्यान से खरीदता है, बहुत कंपैरिजन करके, और सारी चीज़ें प्राइस सेंसिटिव भी होता है और क्वालिटी सेंसिटिव भी होता है इन चीज़ों में, स्पेशलिटी गुड्स में। तो वहाँ पे हमें बिल्कुल कि हमें सिर्फ इन कंज्यूमर्स की जैसे भी इनका बिहेवियर है, उन जैसे इनकी नीड्स है, सिर्फ उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना है, तो वैसी ही प्रमोशनल स्ट्रेटजी यूज करनी है, ठीक है। तो मोर केयरफुली और टारगेटेड प्रमोशन किया जाता है। और जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं हमारे, वहाँ पे अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग की जाती है। अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट में क्या था कि वो हमें बताते हैं कि देखो आपको इसके लेने की क्यों ज़रूरत है, देखो आपको लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया तो कुछ हो गया, मतलब तो वो ऐसे हमको डराते हैं, या ये करके कि अगर बारिश होगी तो आपको छाता लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो मतलब अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट यूज की जाती है, और पर्सनल सेलिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग के थ्रू वो हमें, जब पर्सन इन्फ्लुएंस करता है किसी कस्टमर को, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है अनसोल्ड गुड्स के केस में भी। तो यहाँ पे भी पर्सनल सेलिंग और शॉपिंग में भी पर्सनल सेलिंग यूज होती है, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, क्योंकि क्लोथिंग की, फुटवेयर्स की हम एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं इतनी बार। और मास प्रमोशन, यहाँ पे मास प्रमोशन ही सफिशिएंट होता है, पर्सनल सेलिंग की नीड नहीं होती कन्वीनियंस में, ठीक है। और यहाँ पे तो टारगेटेड प्रमोशन होता ही है, ठीक है। इनके ये एग्जांपल है, ही जो कन्वीनियंस है वो हमारे टूथपेस्ट, मैगजीन, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स ये आगे। और शॉपिंग में हमारे फर्नीचर, ये फर्नीचर भी लो कॉस्ट फर्नीचर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो फर्नीचर भी, जो हाई कॉस्ट फर्नीचर है वो हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं। टेलीविजन वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वैसे टेलीविजन वगैरह भी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में ही आता है आजकल। और फ़ोन वगैरह जो हमें इलेक्ट्रिक आइटम्स जितने भी वो हमारे स्पेशलिटी में आते हैं। शॉपिंग में तो हमारे क्लोथिंग्स, फुटवेयर्स ऐसे आइटम्स आते हैं, ठीक है। और अनसोल्ड गुड्स में ये लाइफ इंश्योरेंस, प्री प्लान्ड फनल सर्विसेज, तो ये सारी चीज़ों की तो हमें जब नीड होती है तभी हम खरीदते हैं, या हमें कोई बताता है कि आपको ये खरीदनी चाहिए तभी हम खरीदते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट डिसीजंस। अब देखो हमने ये देख लिया कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और जो प्रोडक्ट के लेवल्स क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट डिसीजंस क्या क्या होते हैं। अब देखो प्रोडक्ट डिसीजंस यानी कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करते टाइम उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या होता है प्रोडक्ट का पूरा एक प्रोडक्ट मिक्स, जिसे हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो सारी चीज़ें। तो उसको दो बेस पे हम इन डिसीजंस को देखते हैं। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन, एक है प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट यानी कि सिंगल एक प्रोडक्ट के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और प्रोडक्ट लाइन के लिए यानी कि हम जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तब हम कैसे डिसीजंस लेंगे, ठीक है, किस तरीके के डिसीजंस तब ध्यान में रखे जाते हैं। तो जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजंस हैं उसमें देखो ये प्रोसेस है एक, और ये सारी चीज़ें ही हमें जो है ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, फिर है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, और जो ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। अब हम इनको एक एक को डिटेल में देखेंगे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में हमारी ये चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्वालिटी, फीचर, स्टाइल एंड डिज़ाइन। ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी ये डिसाइड करना। डिसीजंस देख रहे हैं ना हम, ये तो एट्रीब्यूट्स हमारे ये सारे होते हैं। एट्रीब्यूट्स में हमारी क्वालिटी भी आ जाती है, फीचर्स भी आ जाती हैं, स्टाइल एंड डिज़ाइन ये भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वालिटी सबसे पहले, अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम जा रहे हैं डिटेल में, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे अब जो प्रोडक्ट डिसीजंस है। अब देखो जो क्वालिटी है वो क्या होती है। क्वालिटी का मतलब है कि क्वालिटी इज व्हेन आवर कस्टमर कम बैक एंड प्रोडक्ट डोंट, यानी कि क्वालिटी वो चीज़ है जिससे हमारे कस्टमर्स हमारे पास वापस आते हैं, ना कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के साथ पास जाता है। यानी कि वो नहीं होता कि पुल और पुश, कि हमें हमारे प्रोडक्ट को नहीं धकेलना कस्टमर की तरफ, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की तरफ खींचना है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें, और वो कब खींचेंगे जब हम क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। तो क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे कस्टमर, ये है भी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी डिफाइन क्वालिटी एज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर एट इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड कस्टमर नीड्स। यानी कि जो क्वालिटी है वो हमारी क्या है, एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड कस्टमर नीड्स। कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी हमारी क्वालिटी है। कितने अच्छे से हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये चीज़ भी आपको लिख लेना कि सीमन ने ये दी थी डेफिनेशन कि क्वालिटी इज, जैसे ऐसे लिखा आ जाए कि क्वालिटी इज व्हेन आवर कस्टमर कम बैक एंड आवर प्रोडक्ट डोंट। ये चीज़ किसने बोली थी, तो ये सीमन ने बोली थी हम, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते कई बार। अब देखो, अब क्वालिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं जो हमारे आ सकती है पेपर में। जैसे कि सबसे पहले तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि ऑल कंपनीज एम्प्लॉयज, ऑल कंपनीज पीपल, मतलब वो सारे टोटल पीपल्स इंक्लूड होते हैं कि कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं। यानी कि सारा स्टाफ इन्वॉल्व होता है। ऑल पीपल्स कंपनी आर इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए सब मिलके काम करते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, टोटल क्वालिटी इंप्रूव होती है फिर उससे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिटर्न ऑन इक्वालिटी। देखो, जैसे रिटर्न ऑन इक्वालिटी को हमें ऐसे देखना है जैसे इक्विटी होती है हमारी, कि जैसे हमें इक्विटी के ऊपर रिटर्न चाहिए होता है ना, वैसे ही हमें क्वालिटी के ऊपर भी रिटर्न मिलता है। तो हमें उसी तरीके से हमें क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है जैसे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी कि हमें क्वालिटी में, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए, और जो भी हम क्वालिटी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उनको होल्ड भी रखना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं बोलते कि पैसे लगाए तो उनको थोड़ा होल्ड करके रखो, तभी उसमें हमारे पैसे बनेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में बोलते हैं कि कुछ होल्ड करके रखो, यानी कि हमें बार बार सेल नहीं करना, हमें एक बार खरीद लिया, हमने उसमें पैसे लगाए तो उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखो। ऐसे ही सेम क्वालिटी है, जब हमने क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट की है तो उन इन्वेस्टमेंट को, उन एफर्ट्स को होल्ड करके रखो, ताकि हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छा रिटर्न दे फिर हमें। ठीक है, तो हमें बॉटम लाइन रिजल्ट्स पे जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं, बॉटम लाइन रिजल्ट्स वही है कि हम कस्टमर्स को जब सेल कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर से कितना रिटर्न वापस मिल रहा है, तो वो बॉटम लाइन रिजल्ट्स हैं, यानी कि कितनी सेल हो रही है हमारी, वो सेल होगी बॉटम लाइन रिजल्ट्स। तो इनकी फॉर्म में हमें रिटर्न ऑन क्वालिटी मिलते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ है। परफॉर्मेंस क्वालिटी, देखो अब क्या होता है, परफॉर्मेंस क्वालिटी का मतलब है प्रोडक्ट्स एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, कि कितने अच्छे से जो प्रोडक्ट है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी है। तो हमारे प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसमें रिटर्न ऑन क्वालिटी की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि रिटर्न भी मिले हमें। ठीक है, इतनी अच्छी हो हमारी उसमें क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें कन्फॉर्मेंस क्वालिटी या क्वालिटी कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म भी याद रखनी है आपको, कन्फॉर्मेंस। अब देखो ये परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड है, इसमें ये कौन इसका जुड़ गया, कंसिस्टेंसी का, CON कंसिस्टेंसी का जुड़ गया और परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। यानी कि जो हमने परफॉर्मेंस क्वालिटी हमारी मेंटेन की है कि हमारा प्रोडक्ट इस टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ये क्वालिटी हमने जो मेंटेन की है उसको कंसिस्टेंट रखना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखनी है हमारे ये नहीं कि आज हम अच्छी क्वालिटी का बना रहे, कल हम फिर से हमने हमारी क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया, ऐसा नहीं करना, हमने कंसिस्टेंसी रखनी है क्वालिटी में, वो है ये जो हमारी इसको हम बोलते हैं फिर कन्फॉर्मेंस क्वालिटी। ठीक है, कन्फॉर्मेंस क्वालिटी यानी कि परफॉर्मेंस प्लस कंसिस्टेंसी। और इसके लिए इसको हम बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग ए टारगेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कि कंसिस्टेंसी रखनी है कि हम जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसी लेवल पे रखनी है हमें हमारी परफॉर्मेंस, उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, कन्फॉर्मेंस क्वालिटी अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फॉर्मेंस यानी कि कंसिस्टेंसी प्लस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी। अब देखो ये तो थी क्वालिटी। नेक्स्ट जो वो हमारी टर्म अब आएगी फीचर। ठीक है, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसमें हमें ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। अब फीचर्स में क्या होगा कि प्रोडक्ट फीचर आर कॉम्पिटिटिव टूल फॉर डिफरेंशिएटिंग कंपनीज प्रोडक्ट फ्रॉम कंपिटिटर्स प्रोडक्ट, यानी कि हमें ऐसी क्या क्या फीचर्स हम इंक्लूड करें हमारे प्रोडक्ट में कि हमारे कंपिटिटर से जिसको हम डिफरेंशिएट कर सके। अगर सेम प्रोडक्ट हमारा कंपिटिटर भी बना रहा है, हम भी बना रहे हैं, तो हम कैसे और एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें डाल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट में, ये चीज़ें हमें देखनी है कि क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, और वो कंपटीटर के कंपैरिजन में होनी चाहिए। और अगर कंपटीटर के कंपैरिजन में होगी तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव टूल की तरह काम करेगी। नेक्स्ट जो है वो है अब हमारा स्टाइल और डिज़ाइन। प्रोडक्ट स्टाइल और डिज़ाइन क्या, देखो स्टाइल क्या होता है, स्टाइल सिंपली डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है, दिखने में स्टाइल कैसा है प्रोडक्ट का, वो तो स्टाइल होता है। लेकिन जो डिज़ाइन जो होता है ना प्रोडक्ट का, डिज़ाइन बहुत मैटर करता है। डिज़ाइन स्टाइल सेम नहीं होते, ये तो सिर्फ आउटर लुक हो गया एक तरह से प्रोडक्ट का, और डिज़ाइन जो है वो है कि कस्टमर कैसे ऑब्जर्व कर पा रहा है प्रोडक्ट को, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे प्रोडक्ट को हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब इसलिए इसमें कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना और प्रोडक्ट के उनके यूज एक्सपीरियंस के बेस पे ही उसको डिज़ाइन करना, कि कैसे कस्टमर इसको कैसे यूज करेगा, हम उसके यूज के अकॉर्डिंग ही हम उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन दे रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे डिज़ाइन। ठीक है,
तो ये डिफरेंस याद रखना कि डिज़ाइन और स्टाइल में क्या डिफरेंस होता है। स्टाइल सिर्फ एक कि मोटा मोटा प्रोडक्ट हमारा दिखेगा कैसे, ठीक है, जैसे कोई कार बना रहे हैं हम, तो वो कार दिखेगी कैसे, दिखने में कैसी लग रही है वो, ठीक है, वो तो हो गया उसका स्टाइल। और डिज़ाइन क्या है कि जब कार कंज्यूमर यूज करेगा तो उसके यूज के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो चीज़ ध्यान रख के जब उसका डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाए तो उससे हम डिज़ाइन बोलते हैं, मतलब वो स्टाइल नहीं होता, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारा है वो है ब्रांड। देखो हमने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के पार्ट्स किए थे, ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में हमने हमारे ये 4 पार्ट्स थे, क्वालिटी, फीचर, स्टाइल और डिज़ाइन। और नेक्स्ट जो अब हमारा है वो है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या है, देखो ब्रांडिंग में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैंने सारी इंक्लूड कर रखी है ब्रांडिंग में, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ब्रांड से रिलेटेड है। अब देखो ब्रांड इज ए नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और ए कम्बिनेशन ऑफ दीज दैट आइडेंटिफाई द मेकर और सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा टर्म, साइन, सिंबल कुछ भी हो सकता है ब्रांड, जो कि अलग से उस मेकर या सेलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, कि हमें पता चल जाए हाँ ये नाम है, ये ब्रांड नेम है इसका, तो हाँ इसका ये सेलर है, ये मैन्युफैक्चरर, यानी कि हमें इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना। वो कंपनी को या उस सेलर को, सेलर कंपनी होती है, तो उस कंपनी को एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल की तरह यूज होता है, वो हमारा ब्रांड होता है। ये नाम भी हो सकता है, ब्रांड नेम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है कि किसी सिंबल से ही हम एकदम आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये कंपनी है, साइन भी हो सकता है और डिज़ाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, कि इस तरीके का प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट हाँ ये इस ब्रांड नेम का प्रोडक्ट है, ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। अब देखो ब्रांड जो है वो क्या करते हैं कि इट्स से समथिंग अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है, क्योंकि कस्टमर्स को एकदम देखते ही होता है कि हाँ ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो इसकी ये वाली क्वालिटी होगी, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी जो हम उस प्रोडक्ट वो जिस टाइप का है, जो जिस टाइप का वो होता है हमेशा से, तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इस ब्रांड का तो ये इस तरीके का होगा। तो यानी कि ब्रांड क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बताते हैं। दूसरा, सेलर्स ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स। यानी कि हमारे प्रोडक्ट में अगर कोई यूनिक फीचर है तो हम उसको हम रजिस्टर करवा लेते हैं हमारे ब्रांड नेम को, तो वो लीगल प्रोटेक्शन भी देता है। कोई और हमारे उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन को, यूनिक डिज़ाइन को या हमारे उस ब्रांड नेम को कॉपी भी नहीं कर सकता फिर, तो इसलिए ये हमें लीगल प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है, ब्रांड अगर होगा तो। दूसरा, ब्रांड हेल्प्स द सेलर टू सेगमेंट द मार्केट्स। अब देखो ब्रांड सेलर को इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं कि सेगमेंटेशन कैसे करना है। सेगमेंटेशन ये थे ना कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं हम। अब देखो अलग अलग अगर हम हमारे ब्रांड्स के अलग अलग ब्रांड नेम रखेंगे, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है मान लो, उन प्रोडक्ट लाइन के अलग अलग ब्रांड नेम रखेंगे तो इससे हमारी सेगमेंटेशन में भी हेल्प होगी। कैसे होगी, जैसे देखो टाटा के जो कार ब्रांड्स हैं, बहुत तरह की कार बनाते हैं टाटा, तो उन्होंने अपने ब्रांड नेम्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है। जैसे कि टिएगो, ये नेक्सन, हैरियर, सफारी और ये टाटा एस और टाटा वेंचर्स, देखो ये सारे के सारे ब्रांड्स टाटा के कार ब्रांड्स हैं, ठीक है। और सेगमेंटेशन इनके बेस पे कैसे करता है टाटा, कि टिएगो जो है वो लोअर मिडिल क्लास के लिए, जैसे नेक्सन और हैरियर, सफारी, ये सारी लग्जरी कार्स होगी तो ये हायर क्लास के लिए होगी, तो यानी कि ये लोअर क्लास के लिए, ये हायर क्लास के लिए। तो ऐसे उन्होंने कैटेगरीज बना दी, यानी कि ऐसे सेगमेंटेशन बना दी ना क्लास के बेसिस पे, कि ये इस क्लास के लिए ये वाली कार है, इनका इस क्लास के लिए ये वाली कार है। और ये कार जैसे हम पर्सनल कार होगी, और ये जो है ये टाटा एस और टाटा वेंचर्स, ये जो ब्रांड्स हैं ये उनके कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए होंगे, ठीक है। तो कॉमर्शियल और अब हाउस होल्ड व्हीकल्स या हम पर्सनल कार्स बोल सकते हैं, कॉमर्शियल और पर्सनल कार्स, इनमें अगर इन बेस पे सेगमेंटेशन करें तो भी वो अपने ब्रांड के बेस पे कर सकते हैं। तो ब्रांड जो है वो सेगमेंटेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स में। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, एक तो डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए कि डिफरेंट। अब देखो ये डिफ्रेंशिएशन के लिए ऐसी बात भी बोली जाती है कि कस्टमर के पास कोई रीज़न ही नहीं बचना चाहिए कि वो किसी और ब्रांड के पास जाए। हमें अपना प्रोडक्ट इतना डिस्टिंक्ट रखना है हमारे कॉम्पिटिटर से, और इतना मतलब उसमें सारी क्वालिटी, सारी चीज़ें हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे हम कंपटीटर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और कैसे कंज्यूमर ये ना सोचे कि इस प्रोडक्ट में, इस ब्रांड में और इस ब्रांड में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही तो हैं। हमें वो चीज़ नहीं होने देनी है कभी, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना, रिलेवेंट होना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड से भी रिलेट
करना चाहिए, नॉलेजेबल यानी कि कंज्यूमर अवेयर भी हो उस ब्रांड के बारे में, और एस्टीम होना चाहिए। एस्टीम का मतलब है कि हाउ हाईली कंज्यूमर रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट द ब्रांड, ठीक है, कि किस तरीके से वो एकदम नाम सुनते ही कंज्यूमर के माइंड में क्या रिस्पेक्ट या क्या चीज़ कंज्यूमर के माइंड में आ रही है, तो वो सारी चीज़ें एस्टीम भी हमें, इन ये चार जो चीज़ें हैं ये हमारे ब्रांड में होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड में, इनकी डिफरेंशिएशन, रिलेवेंट, नॉलेज और एस्टीम, ठीक है। अब देखो ये जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे नाइक ब्रांड था, इससे ये एक नाइक ब्रांड नेम है जो इन्होंने, ये है कि एक रिलेशनशिप भी बनाता है ब्रांड कंज्यूमर के साथ। जैसे अगर वो ये बोले कि ब्रांड नाइक ब्रांड स्टैंड फॉर मच मोर देन जस्ट स्नीकर्स, अपरेल्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि ये सिर्फ अगर हम ये मतलब कि ब्रांड जो है ना वो अपनी एक अलग से पहचान बनाते हैं, एक अलग डेफिनेशन उनकी होती है। ये नहीं कि सिर्फ ये एक स्पोर्ट्स ब्रांड है या सिर्फ ये स्नीकर्स, अपरेल्स और स्पोर्ट इक्विपमेंट बनाते हैं, सिर्फ इनसे भी ज़्यादा कुछ, इनसे ज़्यादा क्या कि जैसे कि इट स्टैंड्स फॉर ग्रीटी स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन, फिटनेस, अचीवमेंट, जस्ट डू इट एटीट्यूड जो है, मतलब जैसे देखो कितनी अच्छी लाइनें लगती है कि एकदम सुन के कि हाँ देखो स्पोर्ट्स एस्पिरेशन मिलता है, फिटनेस, अचीवमेंट। आप अगर नाइक ब्रांड यूज कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें फीलिंग आती है कि जस्ट डू इट वाला एटीट्यूड आता है, ठीक है। उनकी टैगलाइन भी है ना जैसे जस्ट डू इट, तो वो ब्रांड के साथ टैगलाइन भी अटैच करके, जैसे एक सिंबल भी वैसा ही अटैच करके, तो इससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है कंज्यूमर के साथ, ठीक है। तो इसलिए ब्रांड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो आप है ना मार्केटिंग बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़नी, मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कोई भी सब्जेक्ट, बल्कि ऐसे नहीं पढ़ना कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि हाँ भाई ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का ये मतलब होता है, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इसी तरीके से आएंगे कि आप बिल्कुल मार्केटिंग ही कर रहे हो किसी कंपनी की, आप मार्केटिंग मैनेजर हो, तब आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो, तो आपको वो बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है जैसे एक मार्केटर सोचता है, ठीक है। जब क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे, आपको बिल्कुल अगर आपने नहीं पढ़े होंगे ना कभी कोई टॉपिक, तब भी आप उसका आंसर दे सकते हो। बस आपको सिर्फ वैसा माइंडसेट बनाना है कि हाँ आप एज ए मार्केटर हो, और एज ए मार्केटर आप अब ये चीज़ किस में लाई करेगी या इस क्वेश्चन का कैसे आंसर दे सकते हैं आप एज ए मार्केटर, तो उसी तरीके से सोचना है आपको हर एक कंसेप्ट में, ठीक है। अब इससे इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड ब्रांड से रिलेटेड क्या क्या और जो कंसेप्ट्स हैं, एक है हमारा ब्रांड इक्विटी। देखो ब्रांड इक्विटी क्या होता है कि इज द डिफरेंशियल इफेक्ट दैट नोइंग ए ब्रांड नेम, यानी कि देखो एक कंज्यूमर जब किसी ब्रांड को जानता है तब कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स होता है उस ब्रांड का नाम सुनते ही, वो जो रिस्पॉन्स है ना उसको हम ब्रांड इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। इट्स ए मेजर ऑफ ब्रांड्स एबिलिटी टू कैप्चर कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड लॉयल्टी, यानी कि ब्रांड की एबिलिटी जिससे कि वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस और लॉयल्टी को कैप्चर कर पा रहा है वो ब्रांड। जैसे कि किसी ब्रांड अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है कोई कंज्यूमर, और उसको उस किसी एक ब्रांड का, जैसे नाइक का ही हमने एग्जांपल लिया था, अब हम कोई भी जैसे हमें स्नीकर्स खरीदने हैं, जब तब हमें एकदम नाइक अगर ब्रांड दिख रहा है तब हमारी प्रेफरेंस या हमारी उस ब्रांड के लिए लॉयल्टी क्या जा रही है, क्या हम खरीदना के लिए सोच रहे हैं या हम ये सोच रहे हैं कि नाइक ऐसा ही नाइक है ऐसे ही दूसरे और ब्रांड है, तो क्या डिफरेंस रहेगा इनमें। जब हम सबको सिमिलर मान रहे हैं ना एक ही कैटेगरी में, तो यानी कि उसकी ब्रांड इक्विटी बहुत कम है। और जब हम ये मान रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट जो ब्रांड है ये पर्टिकुलर ब्रांड ये ज़्यादा अच्छा है, यानी कि नाइक ब्रांड को देखते ही एकदम से हम ये हो जाते कि हाँ श्योर हो जाते कि हाँ अच्छी क्वालिटी का है, नाइक का है, देखो ये खरीद लेते हैं। तो तब हमारा क्या होता है कि एक वो जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस अगर ब्रांड के लिए है तो जो ब्रांड इक्विटी है वो पॉजिटिव होती है। और अगर कंज्यूमर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ब्रांड से या नॉन ब्रांड से या किसी और ब्रांड से, कंपटीटर के ब्रांड से, तो उस ब्रांड इक्विटी यानी कि लो है हमारी, या उसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव ब्रांड इक्विटी है, ठीक है। ब्रांड ये नेगेटिव ब्रांड इक्विटी होगी अगर कंज्यूमर फेवरेबली हम वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ब्रांड के लिए, और अगर सिमिलर है दोनों के लिए तो यानी कि नेगेटिव है, और अगर फेवरेबल है एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए तो वो यानी कि पॉजिटिव है ब्रांड इक्विटी, ठीक है। तो ब्रांड इक्विटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर किस तरीके से एक नाम सुनते ही कंज्यूमर की माइंड में कैसा, क्या वो फेवर कर रहा है उस ब्रांड को या नहीं कर रहा, क्या आ रहा है कंज्यूमर के माइंड में, वो ब्रांड इक्विटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रांड वैल्यू। देखो ब्रांड वैल्यू का मतलब है कि टोटल फाइनेंशियल वैल्यू क्या है ब्रांड की, वो ब्रांड वैल्यू होगी। बैटल ऑफ ब्रांड, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बैटल ऑफ ब्रांड क्या होता है, फाइट बिटवीन स्टोर ब्रांड एंड एक्चुअल ब्रांड। देखो
स्टोर ब्रांड क्या होते हैं, जब होलसेलर या रिटेलर्स या डीलर्स जो भी हैं वो यानी कि जो मीडिएटर्स जो हैं वो अपना उनका अलग ब्रांड नेम है, ठीक है, और कंपनी का खुद का अपना अलग ब्रांड नेम है जो प्रोडक्ट है उसका। तो यानी कि प्रोडक्ट का ब्रांड तो एक्चुअल ब्रांड हो गया, और जो स्टोर का ब्रांड है, जैसे कि हम अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और वो प्रोडक्ट किसी अलग ब्रांड की कंपनी का है, ठीक है, जैसे कि नाइक के शूज ही हम अमेजोन से मंगवा रहे हैं, तो नाइक का जो ब्रांड है वो एक्चुअल ब्रांड हो गया और अमेजोन जो है वो स्टोर ब्रांड हो गया। जब इन दोनों में ही फाइट होती है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, स्टोर ब्रांड में या एक्चुअल ब्रांड में, वो ये हो कि ब्रांड वैल्यू स्टोर ब्रांड की ज़्यादा अच्छी है, यानी कि वो इस चीज़ पे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो ब्रांड किस कंपनी का है, इस चीज़ से फर्क पड़ रहा है कि वो कहाँ से बेचा जा रहा है, यानी कि स्टोर यानी कि अमेजोन से बेचा जा रहा है ना, तो अमेजोन का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। वो अगर इस चीज़ में लड़ने लग जाए कि नहीं हमारे प्रोडक्ट का, हमारे ब्रांड की ज़्यादा वैल्यू है, ये इसलिए बिक रहा है आपके अमेजोन पे क्योंकि वो सर्च कर रहे हैं कि हमारे ही ब्रांड को सर्च कर रहे हैं, नाइक के ही वहाँ पे जाके सर्च कर रहे हैं, या कोई अगर लोकल ब्रांड्स है तो वो वहाँ पे अमेजोन के ब्रांड की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है कि वो अमेजोन से मिल रहा है, तो कोई नॉन ब्रांड नहीं है तो भी हम खरीद लेते हैं उस चीज़ को। तो वो ऐसे वो स्टोर ब्रांड और एक्चुअल ब्रांड में जब लड़ाई होती है, उनकी जब फाइटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ ब्रांड्स, ठीक है। बैटल ऑफ ब्रांड्स आ जाए तो ये याद रखना कि स्टोर ब्रांड और एक्चुअल ब्रांड में फाइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फाइटर ब्रांड। फाइटर ब्रांड क्या होता है, देखो ये वैसे हमारा प्राइसिंग से रिलेटेड है कि हम कंपटीटर को ध्यान में रख के जब प्राइसिंग करते हैं ना, जब तब हम एक ये हमारी टर्म आती है कि फाइटर ब्रांड। अब देखो फाइटर ब्रांड का क्या मतलब, जब कंपटीटर ने कोई अपने, जैसे हमारा जैसे हम ये बोले कि जैसे ड्यू है और पेप्सी, ये तो दोनों सेम ही उसकी होगी। जैसे मान लो कि कोक और ड्यू है या कोक और पेप्सी है, लगा लो, ठीक है। कोक और पेप्सी, जब कोक ने अपने प्राइस रिड्यूस किए, ठीक है, तो उसके कंपटीशन में हम एक नया ब्रांड ले आते हैं और उसका प्राइस भी उसमें थोड़ा सा चेंज करके और फिर कोक के कंपैरिजन में वो प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि दो ऐसे सिमिलर थे, दो प्रोडक्ट, ठीक है, दो कंपनियों के प्रोडक्ट थे, वो सिमिलर थे, दो ब्रांड अलग अलग कंपटीटर सिमिलर थे उनके प्रोडक्ट। जब एक कंपटीटर ने प्राइस कम किया तो दूसरा कंपटीटर क्या करता है कि प्राइस तो कम नहीं करता वो, लेकिन एक और ब्रांड नेम रख देता है और उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है अपने एक्चुअल प्रोडक्ट में, और थोड़ा सा चेंज करके उसका ब्रांड नेम वही वाला, मतलब उसका ब्रांड नेम अलग रख देता है और प्राइस फिर वो कंपटीटर के कंपैरिजन में रख सकता है। यानी कि सिर्फ लड़ाई करने के लिए वो ब्रांड बनाया तो वो फाइटर ब्रांड हो गया, ठीक है। यानी कि कॉम्पिटिटर ने जब प्राइस कट किया तो उसके लिए उन्होंने एक नया ब्रांड ले आए वो उसका प्राइस कम करके, तो उसको हम बोलते हैं फाइटर ब्रांड। नेक्स्ट जो है वो है को ब्रांडिंग। देखो को ब्रांडिंग क्या होती है कि एक ही प्रोडक्ट पे दो बंदों के ब्रांड के नाम हैं, तो वो को ब्रांडिंग होती है। जैसे हीरो और होंडा होते तो हीरो होंडा, यानी कि हीरो अलग ब्रांड नेम है, होंडा अलग ब्रांड नेम, दोनों साथ में जब एक ही प्रोडक्ट पे यूज हो रहे हैं तो वो हमारे को ब्रांडिंग होगी। जैसे मारुति सुजुकी, तो मारुति अलग ब्रांड है, सुजुकी अलग, तो वो दोनों जब मिलके दो अलग अलग ब्रांड एक ही प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं तो उसको हम को ब्रांडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि ब्रांड हमें बढ़ाने कैसे हैं, जैसे, ठीक है, कि हमें ब्रांड जैसे हमारे बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम कैसे ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, तो उनमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे थ्रो लाइन एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम इनटू न्यू फॉर्म्स, कि वही सेम ब्रांड नेम है उसको हम न्यू फॉर्म्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रांड एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू न्यू कैटेगरीज। देखो अब लाइन एक्सटेंशन में तो क्या किया हमने, ब्रांड नेम वही रखा, थोड़ा सा उसमें चेंज करके, मतलब जो कोर था ना वो तो वही रहा और थोड़ा सा चेंज करके हम कुछ एक और नया ले आए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन में क्या होगा कि ब्रांड वो सेम रखा है और उसको अलग अलग प्रोडक्ट में को वही नाम दे दिया। अब हमने इसमें तो हमने ब्रांड में ही थोड़ा चेंज करके ब्रांड नेम में ही चेंज किया, लाइन एक्सटेंशन में तो कि अलग प्रोडक्ट लाइन। देखो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है कि एक कंपनी कितने अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है अपने, ठीक है, तो वो जैसे टाटा, देखो एक टाटा एक ब्रांड है, ठीक है, अब वो अपनी अलग अलग कार के साथ सबके साथ एक टाटा वर्ड जोड़ रहा है और साथ में वो जो नेक्स्ट जो कार अगर यूज कर रहा है तो उसके अब जैसे टाटा टिएगो, ठीक है, कि वो टाटा तो ब्रांड सेम रहा, उसके साथ जो न्यू फॉर्म दे दी, एक नया नाम और ऐड कर दिया नई कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो वो होती है लाइन एक्सटेंशन के। हमने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन बनाई तो उन सब के साथ, अब जैसे कार के साथ तो दिया ही, जैसे टाटा नमक के साथ भी है अब हमारा, ठीक है, तो टाटा नमक भी है, टाटा का कोई और चीज़ भी है,
तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के साथ साथ सेम ही नाम है, वैसे ब्रांड सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करके हम आगे उसके और कुछ ऐड करके हम उसको चेंज कर रहे हैं लाइन के साथ, यानी कि प्रोडक्ट लाइन के साथ हम सिमिलर रख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके वो प्रोडक्ट लाइन है। ब्रांड एक्सटेंशन में क्या होगा कि सेम ब्रांड रखेंगे और अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ठीक है। ब्रांड नेम हमारा सेम होगा अलग अलग के लिए, जैसे कि रिलायंस, जब हम देखें रिलायंस के, देखो वो होगा रिलायंस पेट्रोल पंप होंगे तो रिलायंस होगा, वो मतलब नाम रिलायंस सेम है, वही ब्रांड नेम है सबका, वो चेंज नहीं कर रहे हैं अपना। जैसे जियो में तो उन्होंने चेंज कर लिया, लेकिन अदरवाइज जैसे रिलायंस के ही पहले जैसे रिलायंस की ही सिम्स आती थी तो वो रिलायंस वर्ड ही सेम था सब में, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा ब्रांड एक्सटेंशन। अब मल्टी ब्रांड्स देखो क्या होगा, मल्टी ब्रांड जो HUL यूज करता है, जैसे सेम सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए भी अलग अलग ब्रांड नेम, बिल्कुल अलग, कि ऐसे देख के कंज्यूमर्स को लगे ही ना कि ये सेम कंपनी के ही ब्रांड नेम है, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी ब्रांड्स। जैसे पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ट्रोपिकाना, मरिंडा, ये सारी HUL की ही सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है। तो मल्टी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और न्यू ब्रांड्स का मतलब है कि जब हम नई प्रोडक्ट लाइन लेके आए तो बिल्कुल नया ही नाम लेके आए, उसमें हम कुछ वो इंक्लूड नहीं करें, बिल्कुल नया कुछ लेके आ रहे हैं, तब वो न्यू ब्रांड्स होंगे, ठीक है। ये थोड़े थोड़े से सिमिलर थे, ये लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन, पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ब्रांड एक्सटेंशन में बिल्कुल ब्रांड नेम सेम रहेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड नेम बिल्कुल एक ही रहेगा। लाइन एक्सटेंशन में हम ब्रांड नेम में थोड़ा सा चेंज कर देंगे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वो था कि हम जब एक से ज़्यादा हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तब हम ब्रांड की डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कर लिया हमने, ब्रांड इक्विटी ब्रांड कर लिया, सॉरी, और अब हम कर रहे हैं पैकेजिंग। अब देखो पैकेजिंग में हमें यही कि पैकेजिंग देखो किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये प्रोडक्ट के सेफ्टी के लिए भी यूज होता है और प्रोडक्ट को एक डिज़ाइन देने के लिए भी, थोड़ा सा वहाँ यूनिक दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है, एडवर्टीजमेंट भी की जाती है पैकेजिंग में, और प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए भी। तो वो जिस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है हमें उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग यूज करनी चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको मीनिंग आपको पता ही है कि कंपनीज रियलाइज पावर ऑफ गुड पैकेजिंग टू क्रिएट इमीडिएट कंज्यूमर रिकॉग्निशन ऑफ ब्रांड। देखो अगर अच्छी क्वालिटी की हम पैकेजिंग यूज करेंगे और बिल्कुल एक यूनिक जो हमारा जो, और यूनिक और कंसिस्टेंसी, यानी कि हम दूसरों से तो यूनिक और हमारी सेम कंसिस्टेंसी चलती है, यानी कि ऐसे ही हमारी पैकेजिंग होती है, तो वो पैकेजिंग देख के ही कंज्यूमर से एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो यूनिक पैकेजिंग में होनी चाहिए, जैसे वो नहीं होता कि नीली बोतल हार्पिक की, तो वो नीली बोतल वो पैकेजिंग में वो ब्लू कलर ही यूज करते आ रहे हैं, तो वो इसलिए पैकेजिंग जो है वो रिकॉग्निशन में, ब्रांड रिकॉग्निशन में भी हेल्प करती है और सेफ्टी में भी प्रोडक्ट की में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लेबलिंग सॉरी। तो ये क्या है कि हम जो किसने ये प्रोडक्ट बनाया, हु मेड इट, वेयर इट वाज मेड एंड व्हेन इट वाज मेड, यानी कि उसमें सारी और कि उसका प्राइस वगैरह जो है, कैसे वो यूज करना है, ये जो डिटेल्स होती हैं, कौन इसका मालिक है इस कंपनी का, यानी कि किस ब्रांड का, ये जो ब्रांड है ये किस कंपनी का ब्रांड है, ठीक है। वो उसका सेलर का नाम, ये कहाँ पे बना है, जैसे मेड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, और कब बना है, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वो इंक्लूड होंगी, कैसे यूज करना है उसकी भी चीज़ें दी हुई होती है ना, लेबल्स, उनको हम लेबल्स बोलते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी होती है कि कैसे, हाउ टू यूज, कि कैसे यूज करना है इस प्रोडक्ट को, वो सारी चीज़ें, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी डिटेल्स जहाँ पे गिवन होती है, जो उनको हम बोलते हैं लेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो लेबल्स जो होते हैं ना, ये हमारे एक लीगल प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं थोड़ा सा, और वो लीगल कॉम्प्लाइंसेस के लिए भी, कि ये होता है ना कि कंपलसरी है कि आपको ये भी बताना है कि यूज कैसे करना है, ये डिटेल्स देना भी आपको इसमें कंपलसरी है। तो कुछ लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं वो लेबल्स के थ्रू हम उनको कवर करते हैं हमारी पैकेजिंग में, पैकेजिंग के ऊपर ही लेबल्स लगाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। अब हमारी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, ये लास्ट जो हमारे जो ये प्रोसेस थी हमारी प्रोडक्ट डिसीजन की, इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन की, देखो हमने एट्रीब्यूट्स कर लिए जिसमें क्वालिटी और स्टाइल फीचर्स ये आई थी, ब्रांडिंग कर ली हमने, पैकेजिंग, लेबलिंग, और ये जो है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट लास्ट पे आ गए, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। देखो क्या होते हैं प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, वो है जो हम प्रोडक्ट के साथ साथ हम कंज्यूमर्स को और एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं, कि मिक्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड मिक्स ऑफ फोन्स, ईमेल्स, ऑनलाइन सोशल मीडिया, मोबाइल्स, इंटरेक्टिव वॉइस एंड डेटा टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज दैट वर नॉट पॉसिबल बिफोर। यानी कि अब
पहले नहीं होता था ये चीज़ें। पहले ये था कि सिर्फ हमें फिजिकल, जैसे वो नहीं बोल रही थी मैं कि स्टार्टिंग में ही कि हमें एक तो ये है कि टेंजिबल गुड्स बेच रहे हैं या सिर्फ सर्विसेज बेच रहे हैं, और एक है कि एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं। तो अब हम एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, कि एक ब्रांड एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो उसमें हमारी प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी सपोर्टिंग सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं कुछ एक, और वो सपोर्टिंग सर्विसेज ही ये हैं कि फ़ोन्स, ईमेल्स, यानी कि उनके थ्रू हम कंज्यूमर के साथ कनेक्ट रहते हैं, ईमेल्स वगैरह उनको भेजते हैं। उनकी जैसे हम, ये नहीं होता कि हम ऑर्डर करते हैं जैसे ऑनलाइन, तो हमें मेल्स आती रहती हैं, तो वो डिटेल्स हमें बताते रहते हैं कि आपका ऑर्डर अब जैसे डिलीवरी के लिए आउट हो गया, या पैकेजिंग हो रही है अब आपके ऑर्डर की, अब आपकी शिपमेंट हो रही है, तो वो हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं मेल्स के थ्रू, ठीक है। या सोशल मीडिया के थ्रू हमसे इंटरेक्ट रहते हैं, हमें ऑफर, मतलब कुछ ऑफर्स वगैरह आते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनको देनी होती है, वैसे वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें अपनी, पर वैसे भी वो मतलब कि सपोर्ट सर्विसेज भी दे रहे हैं आपको। प्रोडक्ट तो दे ही दे रहे हैं, उसके साथ साथ और भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। आपका मतलब कंज्यूमर का भी बेनिफिट हो ही रहा है उनसे, तो वो उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। ये प्रोडक्ट का ही पार्ट हो जाती हैं। अब देखो हमने, देखो ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट तो कर लिया, अब हमने कवर। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या होता है। देखो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन डिसीजन से, प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक कंपनी बना रही है, ठीक है, जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं, group of products that are closely related because they functions in a similar manner or sold by the same to the same customer group or marketed through the same type of outlets or fall within the given price range। यानी कि कोई भी सिमिलरिटी हो सकती है, वो आपस में किसी भी बेस पे रिलेटेड हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। जैसे कि नाइक प्रोड्यूस सेवरल लाइन्स ऑफ एथलेटिक शूज और एपरल्स, ठीक है, कि बहुत तरीके के शूज, अब जो है नाइक बहुत तरीके के शूज़ मैन्युफैक्चर करता है। शूज़ में बहुत, जैसे हम नेचुरल की ही ड्रिंक्स देखी तो सॉफ्ट ड्रिंक में भी कितनी सारी आगे कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्ट ड्रिंक की भी बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, तो वो क्या है, सारी प्रोडक्ट लाइन है। जैसे कार की देख रहे थे हम, तो कार में भी देखो कितनी सारी वैरायटीज़ आ रही हैं, एक ही ब्रांड नेम की कार में कितनी सारी वैरायटीज़ है, तो उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। देखो प्रोडक्ट मिक्स होता है कि सारे के सारे आइटम्स, प्रोडक्ट्स जो भी एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। अब जैसे हम टाटा का प्रोडक्ट मिक्स देखें तो वो उसमें सारे फूड आइटम्स भी आ रहे हैं, उसमें आपकी जो सर्विसेज भी आ रही हैं, आईटी सर्विसेज भी आ रही हैं, उसमें आपकी ऑटोमोबाइल्स भी आ रही है, तो सारी चीज़ें आ रही हैं, इंक्लूड हो रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स। फिर एक मिनट, आपको ये इस डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो जैसे इसमें हमारा ये एक कंपनी है ABC, ठीक है, ये 4 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक तो है चॉकलेट्स, एक है हेल्थ ड्रिंक्स, और एक है फुटवेयर, और एक है बिस्किट्स, ठीक है। जब इनके अंदर भी आगे कैटेगरीज बना रहे, तो ये सारा जो ये टोटल है ना, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट मिक्स, कि सारी तो लाइन्स आ गई, हमारी प्रोडक्ट लाइन आ गई सारी तो, और सारे के सारे इनके अंदर जो आइटम्स हैं वो भी सारे आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो वो हमारा टोटल क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स की, इनको प्रोडक्ट मिक्स लाइन की, प्रोडक्ट मिक्स की भी डेप्थ बोल सकते हैं, और ये प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ भी बोलते हैं ऐसे। तो ये जो है ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने नंबर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। तो ये जैसे चॉकलेट्स, हेल्थ ड्रिंक्स, फुटवेयर, ये हमारी ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है, कि एक ये प्रोडक्ट लाइन है, चॉकलेट की प्रोडक्ट लाइन है, दूसरी हमारी हेल्थ ड्रिंक्स की प्रोडक्ट लाइन है, तीसरी हमारी ये फुटवेयर की प्रोडक्ट लाइन है, और ये है बिस्किट्स की। अब देखो प्रोडक्ट लाइन हमने क्यों बोला, देखो चॉकलेट ये हमारी एक प्रोडक्ट लाइन है, ये हमारी दूसरी प्रोडक्ट लाइन है। एक प्रोडक्ट लाइन ही क्यों है ये, क्योंकि ये सिमिलर गुड्स हैं। हमने ये देखा ना कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, कि ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ रिलेटेड से प्रोडक्ट होते हैं। अब चॉकलेट रिलेटेड से प्रोडक्ट हो गए, इसके अंदर फिर आगे उन्होंने कैटेगरीज बना दी। ये भी जैसे हेल्थ ड्रिंक्स एक अलग प्रोडक्ट हो गया, इसके अंदर इन्होंने 2 कैटेगरीज डाल दी, और 2 के अंदर फिर और आगे वैरायटीज आ गई, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है। एक बार अब ये समझो कि ये प्रोडक्ट लाइन है, 4 लाइन्स होगी जैसे, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ बोलेंगे, एक ही लाइन के अंदर कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, एक लाइन के अंदर कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो एक लाइन के अंदर हमारे ये इसकी डेप्थ होगी कि साइज के अकॉर्डिंग हम वेरी कर रहे हैं, जैसे चॉकलेट्स के, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की डेप्थ होगी। जब हम लेंथ देख रहे हैं, एक सेकेंड, जब हम लेंथ देख रहे हैं तो हम लेंथ इस वाइज ऐसे देखेंगे कि हमने देखो अब ये इस लेंथ के अंदर भी अगर इन चीज़ों को देखें हम,
तो ये हमारी डेप्थ होगी प्रोडक्ट लाइन की, ये डेप्थ होगी, और ये हमारी लेंथ होगी। यानी कि कितने नंबर ऑफ एक प्रोडक्ट लाइन में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ होगी कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब इसमें प्रोडक्ट की लेंथ अगर देखिए यहाँ पे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट लाइन में चॉकलेट में सिर्फ एक ही तरीके की चॉकलेट्स बन रही हैं, तो वो प्रोडक्ट लाइन वहाँ पे की जो प्रोडक्ट लाइन की जो लेंथ है वो ये एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं। और डेप्थ क्या है, डेप्थ यहाँ पे 3 एक ही प्रोडक्ट के अंदर 3 साइज की हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर तीनों प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग साइज के, इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग। जैसे इसी एक थर्ड प्रोडक्ट के देखें तो इनके जो है 3 टाइप के आगे बना रहे हैं ये, यानी कि 3 साइज वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये, इनको प्राइस वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसी भी बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये इस चॉकलेट वाले के एग्जांपल को छोड़ दो, आप इसको दे लो क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में गिवन है। अब देखिए बिस्किट्स है, जैसे बिस्किट्स के अंदर भी आगे कैटेगरीज डिवाइड है कि आपके नमकीन वाले बिस्किट्स हैं, ठीक है, इसमें नमकीन वाले बिस्किट्स हो गए जैसे, ठीक है, इसमें क्रीम बिस्किट्स हो गए, और इसमें सिंपल जो स्वीट होते हैं थोड़े से मीठे बिस्किट्स जो होते हैं वो वाले बिस्किट्स आ गए। तो अब इनकी कैटेगरीज होगी। ये जो 3 तरीके के, अब एक ही बिस्किट एक प्रोडक्ट लाइन है, और उस बिस्किट के अंदर हम कितने प्रोडक्ट्स और बना रहे हैं वो इस प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है, ठीक है, कि 3 तरीके के और आगे बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट लेंथ होगी। अब एक जैसे ये नमकीन बिस्किट था, नमकीन बिस्किट में हम जैसे 5 रुपए का भी एक प्राइस का भी बना रहे हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, तो वो जो है वो हमारी प्रोडक्ट की डेप्थ है कि कितना और गहराई तक जा रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल एक आइटम के अंदर एक प्रोडक्ट लाइन का भी एक टाइप गया, और उसके अंदर हम कितना और गहराई तक जा रहे हैं साइज के अकॉर्डिंग, वो हमारी डेप्थ होगी, ठीक है। और जब हमारी ये विड्थ क्या होगी हमारी, कि कितनी हम प्रोडक्ट लाइंस बना रहे हैं वो हमारी विड्थ होगी, ठीक है। विड्थ क्या होगी कि कितनी प्रोडक्ट लाइंस। अब ये 4 प्रोडक्ट लाइन है ना, ये चॉकलेट्स, हेल्थ ड्रिंक्स, फुटवेयर और बिस्किट्स, तो ये हमारी क्या होगी, विड्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ये विड्थ है। लेंथ क्या है कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं एक लाइन के अंदर, कितने प्रोडक्ट हैं। और डेप्थ क्या है कि उस एक लाइन के अंदर एक प्रोडक्ट की और उस प्रोडक्ट की फिर आगे कितनी कैटेगरीज हैं, वो हमारी डेप्थ होगी। ये डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि डेप्थ का मतलब ये भी डेप्थ है यहाँ पे इसकी, और ये लेंथ है, ये 3 प्रोडक्ट, ठीक है, और ये पूरी इसकी वेड्थ है। ये आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि लाइन कौन सी होती है, डेप्थ कौन सी होती है, इनके मीनिंग पूछ के आपको, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से समझना है आपको ये कि हाँ ये डेप्थ होती है, ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है। अब देखो कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, इसे हमने देख लिया था कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है। प्रोडक्ट मिक्स ये टोटल ही था, ये टोटल नंबर के कितने प्रोडक्ट कितने लाइन, ये सारा का सारा हमारा टोटल प्रोडक्ट मिक्स है, ठीक है। इसका डिसीजन लेना कि हम कितने तरीके की लाइंस बनाएंगे, एक लाइन के अंदर कितनी लेंथ होगी, कितनी डेप्थ होगी, कितनी विड्थ होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, उसको हम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन बोलते हैं। अब देखो कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब कि कितनी क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्ट लाइंस। अब ये देखो जैसे कि ये चॉकलेट्स हैं, ये हेल्थ ड्रिंक है, और ये फुटवियर और ये बिस्किट्स हैं, ये तो फिर भी चलो सारे फूड आइटम्स आ रहे थे 3 तो, लेकिन ये बिल्कुल अलग चला गया, तो कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स में, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में कंसिस्टेंसी का मतलब कि कितने क्लोजली वो रिलेटेड है। अब ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, फुटवियर बिल्कुल अलग आ गया, अगर ये ना होता तो ये बहुत क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट लाइन थी, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी को शो करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब कि कितने क्लोजली प्रोडक्ट लाइंस जो है वो रिलेटेड है आपस में। प्रोडक्ट लाइन फिलिंग क्या होती है। प्रोडक्ट लाइन फिलिंग इन्वॉल्व्स एडिंग मोर आइटम विद इन प्रेजेंट रेंज ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन फिलिंग में हम क्या करेंगे कि एक ही लाइन में हम कितने और आइटम्स को ऐड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। जैसे कि अब ये हमारा एक प्रोडक्ट लाइन है, इसके अंदर ये चॉकलेट हमारी एक प्रोडक्ट लाइन है, इसके अंदर हम कितने प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक और तरीके की भी चॉकलेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट और हो गया, एक और यानी कि ऐड कर लिया हमने टाइप, तो इसको हम बोलते हैं लाइन फिलिंग की। एक हम बना रहे थे हम, उसमें ही हमने एक और ऐड कर दिया, एक ही प्रोडक्ट लाइन में एक चीज़ और ऐड कर दी हमने, एक टाइप की और कैटेगरी बना ली, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। लाइन स्ट्रेचिंग क्या होती है। लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब यानी कंपनी लेंथन इट्स प्रोडक्ट लाइन बियॉन्ड इट्स करंट रेंज, यानी कि हम हमारी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा रहे हैं। ये 2 तरीके से हो सकती है कि डाउन मार्केट स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, अप मार्केट स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, 2 वे स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। अब देखो कि हमने हमारी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाया,
ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाया, हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने हमारे जैसे ये थी हेल्थ ड्रिंक्स थी, मान लो हेल्थ ड्रिंक्स थी, इसमें हमने अपवर्ड स्ट्रेचिंग का मतलब है कि पहले हम लोअर मार्केट में थे, अब हम मिडिल मार्केट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एक मार्केट में थे हम यहाँ पे, अब हम इस मार्केट वाले इस जैसे हम मिडिल क्लास में बना रहे थे पहले, तो हम हायर क्लास के लिए भी बनाने लग गए ना, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रेचिंग, कि हमने अपवर्ड स्ट्रेचिंग कर ली हमारे प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट लाइन की। जब हम लोअर के लिए बनाने लग जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि हमने डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग कर ली हमारे प्रोडक्ट की। ठीक है, कि वो बढ़ाना होता है। ये प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब यही है कि हम हमारे प्रोडक्ट को जो हमारी करंट रेंज थी उससे और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट लाइंस को, तो उसको हम लाइन स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ठीक है, मिडल टू लोअर में जा रहे हैं या लोअर टू मिडल में जा रहे हैं, टू वे का मतलब कि दोनों में बना रहे हैं। अब पहले हम मिडल के लिए बना रहे थे, तो अब हम लोअर के लिए भी बना रहे हैं और हायर के लिए भी बना रहे हैं। ठीक है, तो वो टू वे स्ट्रेचिंग, बस आपको इनके मीनिंग्स थोड़े याद रखने हैं, क्योंकि आ सकते कई बार स्टेटमेंट आ जाए या ऐसे आ जाए कि लाइन स्ट्रेचिंग क्या होती है और आपके ऑप्शंस गिवन हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। या फिर ऐसे आ जाए कि व्हेन ए कंपनी लेंथन इट्स प्रोडक्ट बियॉन्ड इट्स करंट रेंज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग बोलेंगे, लाइन स्ट्रेचिंग बोलेंगे या कंसिस्टेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उसको हम लाइन स्ट्रेचिंग बोलेंगे। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब ये हमारी हो गई प्रोडक्ट डिसीजंस, जिसमें हमने लाइन डिसीजंस भी देख लिए और इंडिविजुअल प्रोडक्ट के डिसीजंस भी देख लिए। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें हमारी प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट है, और प्रोसेस के अंदर फिर ये इनके मीनिंग क्या क्या हैं, इन सारे स्टेप्स के वो मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी इसमें से क्वेश्चंस हर बार ही आते हैं, प्रोसेस के ऊपर भी क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इनके मीनिंग के भी आने लग गए हैं अब तो मीनिंग के लिए भी आ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब देखो, सबसे पहले जब हमें न्यू कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले आइडिया जनरेट करेंगे। ठीक है, आइडिया जनरेट हम कैसे भी कर सकते हैं, हमारे कस्टमर के साथ कंसल्ट करके, कस्टमर्स की जो फीडबैक्स आती हैं उनसे हम आइडिया ले सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ से आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आइडिया लेंगे, आइडिया जनरेशन करेंगे। उसके बाद उस आइडिया की स्क्रीनिंग करेंगे, कि जैसे हमने एम्प्लॉयज़ से आइडिया मांगे मान लो, और जैसे कस्टमर से भी मांगे, तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आ गए, एम्प्लॉयज़ ने अपने अलग अलग दिए, कस्टमर्स ने अपने अलग दिए, तो हमारे पास 50-100 आइडिया आ गए। अब हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे कि कौन से आइडियाज़ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम फिर कुछ एक को सेलेक्ट करेंगे। जब हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, हम इस पे काम कर सकते हैं आगे, तब हम उसका थोड़ा कंसेप्ट डेवलपमेंट करेंगे कि हाँ अब जैसे ये आइडिया आया, जैसे मान लो किसी के सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार का आइडिया आया होगा, तो वो आइडिया आया, पहले तो आइडिया जनरेशन हुआ, फिर उसकी स्क्रीनिंग हुई कि हाँ इलेक्ट्रिक कार, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आया तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम इलेक्ट्रिक कार बना सकते हैं, हम टू व्हीलर बना सकते हैं इलेक्ट्रिक, तो बहुत सारे आइडियाज़ आए, उनमें से उन्होंने एक आइडिया सेलेक्ट कर लिया कि हाँ चलो हम इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं। तो वो कार का एक कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक कार में जैसे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिएगी, हमें उसमें बैटरी चाहिएगी, हमें मतलब कि एक वो कंसेप्ट सा डेवलप करना कि उसका क्या उसका स्ट्रक्चर होगा कार का। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे हम उसके अंदर, तो वो कंसेप्ट डेवलप करना वो होता है फिर। ठीक है, अब उस कंसेप्ट डेवलप करते हो, फिर उस कंसेप्ट की टेस्टिंग करते हैं कि हम कुछ जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको बताते हैं कि देखो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, तो क्या आपके लिए ये यूजफुल है या आप इसको कैसे देख रहे हो इस प्रोडक्ट को। तो वो फिर हम उन कस्टमर से उस कंसेप्ट की टेस्टिंग करवाते हैं। तब अब तक हमने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, हमने सिर्फ उसका कंसेप्ट डेवलप किया कि इस तरीके का होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इसमें हम STP वाली जो स्ट्रेटजी होती है कि हम सेगमेंटेशन करते हैं, टारगेटिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने के बाद हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो है वो, जिसमें हम ब्रेक इवन एनालिसिस, हमारी कॉस्ट कितनी आएगी वो कॉस्ट का एनालिसिस, तो ये सारे जो एनालिसिस होते हैं ना वो हम इसमें करते हैं कि इतनी कॉस्ट आ जाएगी, इतना पे हमारा ब्रेक इवन होगा, इतनी हमारी सेल हो सकती है, इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो वो एनालिसिस करते हैं हम बिजनेस एनालिसिस में नेक्स्ट स्टेप में। और उसके बाद फिर हम करते हैं प्रोडक्ट डेवलप। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को फिजिकली डेवलप करते हैं और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट की फिर टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, यानी कि हम कुछ जैसे हम एक सिटी में वो प्रोडक्ट सेल करके देखते हैं, या एक सिटी के कुछ एक मार्केट में हम सेल करके देखते हैं, कुछ एक कस्टमर्स को हम वो प्रोडक्ट सेल करके देखते हैं। देखो कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या था कि हम
कंसेप्ट को ही बता रहे हैं, हम उनको प्रोडक्ट नहीं बेच के दे रहे, प्रोडक्ट नहीं दे रहे यूज करने के लिए भी, हम उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट होगा, तो आप उसको कैसे देख रहे हो, क्या उसमें और चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, तो वो उसकी सारी चीज़ें हम उनसे मतलब कस्टमर से पूछ रहे होते हैं, वो कंसेप्ट टेस्टिंग है। और टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट बन गया, अब हम कुछ कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे रहे हैं कि वो क्या सा उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम फिर प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं फाइनली, और उस स्टेप को हम बोलते हैं कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कि प्रोडक्ट को अब पूरी मार्केट में जब हम लॉन्च कर देते हैं सबके लिए, पूरी मार्केट के लिए, तो उसको हम कॉमर्शियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है यही इंपॉर्टेंट है इसमें, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारी जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज होती है। वैसे ये 4 स्टेजेज ही होती हैं मेनली, पर कुछ एक ऑथर्स ने 5 भी दी हुई है, कि कुछ एक ने 6 भी दी हुई है, कुछ एक ने सिर्फ 3 दी हुई है, तो अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग है। ये फिलिप कोटलर ने ये स्टेजेस दी हुई है 5 की। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज होती है, या फिर जो नेक्स्ट जो स्टेज, इसमें तो प्रोडक्ट डेवलप किया हमने, वो वाले क्या आइडिया जनरेट किया जो अब तक हमने देखा था कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली जो वे चीज़ें यहाँ पे हमने की। उसके बाद हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, ठीक है। और कुछ एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यही पहली स्टेज होती है कि इंट्रोडक्शन, यानी कि मार्केट में हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, नया प्रोडक्ट आया, उसकी फिर धीरे धीरे देखो ये सेल बढ़ रही है, ये सेल उसकी धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ती है, यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो प्रॉफिट था, यानी कि सेल हो ही नहीं रही थी, यहाँ तो हम सिर्फ प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे थे। उसके बाद हमारी सेल धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हुई, और इस जब फिर ग्रोथ स्टेज में वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। देखो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है, ये ऐसे है ना स्लोप, तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है, और ग्रोथ स्टेज में वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ी, फिर ग्रोथ हो रही है वहाँ पे उसकी। और फिर मैच्योरिटी स्टेज में जाके एक पीक पे जाके रुक गई हमारी सेल की, सिर्फ इतनी ही हो रही है, अब ज़्यादा नहीं बढ़ रही, ठीक है। और फिर हमारी पीक पे जाके मैच्योरिटी के बाद जब डिक्लाइन स्टार्ट होता है, तब हमारी जो सेल है वो डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज है कि प्रोडक्ट जब नया नया मार्केट में आता है तो उसकी सेल थोड़ी सी बढ़ रही होती है धीरे धीरे, फिर वो जब वो ग्रोथ स्टेज में आ जाता है कुछ सालों बाद। ये हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल का टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अब हम आगे देखें भी गए कि जो फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिल्कुल अलग तरीके का होता है, जो ड्यूरेबल गुड्स है उनका अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन जैसे नॉर्मल ऐसा ही होता है कि पहले बढ़ती है, फिर एक पीक पे पहुंचती है और फिर गिरना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। कि तब उस टाइम पे कुछ और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो फिर उनकी बढ़ने लग जाते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग था उसकी गिरने लग जाती है। तो इसलिए ये हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। अब देखो जो स्पेशल कैटेगरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, देखो ये तो है ये हमारी नॉर्मल वाली, कि पहले हमारा बढ़ा धीरे धीरे, फिर ज़्यादा स्पीड से बढ़ा, फिर एक पीक पे पहुंच गया, फिर गिरने लग गया, और फिर से भी बढ़ने लग गया। जैसे स्टाइल जो होते हैं कि कोई भी एक स्टाइल आता है हमारा मार्केट में किसी भी चीज़ का से रिलेटेड, जो स्टाइल जो रिलेटेड जो चीज़ होती है, तो एक न्यू स्टाइल आया, न्यू स्टाइल आते सारे लोग उसको फॉलो करने लगे, वो पीक पे पहुंच गया बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करके जब सारे यूज करने लगे तो वो धीरे धीरे करके वापस से डिक्लाइन हो गया। जब वो बिल्कुल डिक्लाइन होने लग जाता है ना, तब फिर उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करके फिर से वो नया मतलब फिर से वो इंक्रीज होने लग जाता है उसकी सेल, और फिर से बढ़ने लग जाती है। तो ये तो होती है स्टाइल के केस में। फैशन के केस में क्या होता है कि एकदम से बढ़ती है, थोड़े से दिन यहाँ पे पीक पे उनकी जो मैच्योरिटी का जो ये है ना, यहाँ पे मैच्योरिटी हो जाती है, पीक पे पहुँचती है, मैच्योरिटी का टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और फिर डिक्लाइन हो जाती है फैशन के केस में। और फैड्स जो होते हैं ना, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कि बिल्कुल एकदम से मार्केट में कोई नई चीज़ आई, एकदम से तो लोगों ने खरीदनी स्टार्ट कर दी, और एक ही दम से फिर लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया, तो ये फैड, इसको हम फैड बोलते हैं, ठीक है। फैशन के केस में क्या होता है कि एकदम से बढ़ती है, थोड़े दिन तक रुकती है, फिर गिर जाती है नीचे। स्टाइल के केस में यह है कि बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, वही वाला केस होता है। और फैड में क्या है कि एकदम से तो बढ़ेगी और एक ही दम से गिर जाएगी, ज़्यादा दिन तक यहाँ पर पीक पर मैच्योरिटी उसकी ज़्यादा टाइम की नहीं होती, तो उनको फैड बोलते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं। अब देखो जो ये हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इनके साथ साथ हमें कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इनके साथ यूज करना चाहिए,
ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें किस लिए है, ये ऐसे ही है कि एज अ मार्केटर आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, ठीक है। जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है उसको भी आप एज अ मार्केटर कैसे देख रहे हो कि ये वाला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ये स्टेज है, तब हमें कैसे डिसीजन लेने हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज में कैसे डिसीजन लेने, ग्रोथ स्टेज में हमें कैसे डिसीजन लेने, मैच्योरिटी में हमें कैसे डिसीजन लेने और डिक्लाइनिंग में हमें कैसे डिसीजन लेने हैं एज अ मार्केटर। और ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो देखो जब इंट्रोडक्शन स्टेज होती है तो हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोडक्ट को क्रिएट करना, क्रिएट प्रोडक्ट एंगेजमेंट एंड ट्रायल, यानी कि हमें प्रोडक्ट को मतलब कंज्यूमर्स को एक बार अवेयर करना है उस प्रोडक्ट के बारे में, और ये करना है कि जो प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर दे कंज्यूमर्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एंगेजमेंट बढ़े, हमारा इस चीज़ पे फोकस होता है, ठीक है। पेनिट्रेट करने पे एक तरीके से मार्केट को कि कंज्यूमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए और वो खरीदना स्टार्ट कर दें। ग्रोथ स्टेज में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रोथ स्टेज में ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि कंज्यूमर्स मतलब सेल बढ़ रही होती है स्पीड से, ग्रोथ स्टेज में स्पीड से बढ़ रही होती है ना, और मैच्योरिटी में फिर जाके रुक जाती है, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तो अब ग्रोथ स्टेज में स्पीड से सेल बढ़ रही है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा मार्केट शेयर ही उसमें सबसे ज़्यादा हो, कि सेल हो रही है तो हमारी कंपनी की ज़्यादा सेल हो रही है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इसलिए इसमें जो हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज में ये होता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाहिल डिफेंडिंग मार्केट शेयर। अब यहाँ पे हमें मार्केट शेयर को हमारे को डिफेंड करना होता है कि क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर ऐड हो रहे होते हैं मैच्योरिटी स्टेज में, नया प्रोडक्ट आ रहा होता है, कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा होता है, इसलिए उसकी मैच्योरिटी हो जाती है कि बढ़ना स्टार्ट नहीं होता, वो बस वो पीक पे पहुंच गए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहें, जो हमारी जो मार्केट शेयर है वो हम उस इतना बनाए रखें, कोई और नया कॉम्पिटिटर आके हमारा मार्केट शेयर ना छीन ले। तो मैच्योरिटी स्टेज में इस चीज़ पे हमारा फोकस होता है। डिक्लाइन में क्या होता है, डिक्लाइन में हमारा ये होता है कि हम अब सेल तो बढ़ नहीं रही उस प्रोडक्ट की, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर को हम कम करें, और ताकि प्राइस हम थोड़ा कम ले आएँ और कस्टमर्स जो हैं वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लें, क्योंकि डिक्लाइन स्टेज में सेल्स डिक्रीज हो रही होती है सबकी ही। ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, ये नहीं है कि एक कंपनी का लाइफ साइकिल है। तो उस प्रोडक्ट की सारी ही मार्केट में सभी कंपनीज के वो सेम प्रोडक्ट, अब सभी कंपनीज का डिक्लाइन होता जा रहा है उसकी सेल। तो हम ये सोचते हैं कि डिक्लाइन तो हो रहा है, सेल बहुत कम हो रही है। जैसे यहाँ पे मान लो कि 1000 प्रोडक्ट बिक रहे थे सारी कंपनीज के मिला के, यहाँ पे बिल्कुल अब गिरने लग गया, वो 800 900 700 600 ऐसे सेल होती जा रही है। तो हम ये सोचते हैं कि वो 500 प्रोडक्ट अगर बिक रहे हैं तो वो हमारे ही बिके, हमारी कंपनी के ही बिके। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि अब हमारे के क्यों बिकेंगे, जब हम प्राइस कम कर लेंगे हमारी कॉस्ट को कम करके। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है डिक्लाइनिंग स्टेज पे। अब जब जो हमारे 4 P's जो हैं कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे यूज करें, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी और एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी और सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी, ये हम कैसे यूज करें हर एक जो एक स्टेज है उसमें। अब देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें प्रोडक्ट जो मिक्स है उस पर क्या फोकस करना चाहिए, हमें बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए, ठीक है। जो वो प्रोडक्ट जैसा मैन्युफैक्चर हुआ, बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स का ही हम ले रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक जो एक इलेक्ट्रिक कार में जो चीज़ें होनी चाहिए हम सिर्फ वही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर्स को, क्योंकि अब बिल्कुल मार्केट में नया ही आए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो कंज्यूमर्स खरीद लेंगे बेसिक चीज़ को भी। तो इसलिए हम बेसिक चीज़ को के ऊपर फोकस करते हैं। जब ग्रोथ हो रही होती है तब हम उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन कर देते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे हम उसमें सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, वारंटी वगैरह कुछ ऐड कर रहे हैं। तो यानी कि हम कुछ एक्सटेंशन कर देते हैं, प्रोडक्ट में बेसिक नहीं रहता वो, उसमें हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ और ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैच्योरिटी में क्या होता है, मैच्योरिटी में अब सारे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने लग गए, तब हमें अब ये देखना पड़ेगा, जैसे हम ये जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स की तो फिर भी अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है, पर जो 2 व्हीलर्स हैं, जैसे 2 व्हीलर्स की मैच्योरिटी आ गई। एक बार ग्रोथ हुई थी, ग्रोथ में क्या था कि सारे थोड़ा थोड़ा वैरायटी ऐड कर रहे थे, कुछ ना कुछ, कि कोई सर्विसेज ज़्यादा दे रहा था, कोई वारंटी वगैरह, मतलब कुछ नई चीज़ें ऐड करके दे रहे थे फीचर्स ग्रोथ में वो, ताकि उनकी ही कंपनी की ज़्यादा सेल हो जाए। अब जो है इलेक्ट्रिक उनकी मैच्योरिटी का थोड़ा आ गया है, मतलब ना भी आया हो, मतलब थोड़ा सा ये ऐसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ग्रोथ आ गई, अब ये मैच्योरिटी बोलेंगे हम इसको। तो अब मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, जैसे ये लगा लो आप 2 व्हीलर्स, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो हैं उनकी, तो वो क्या करते हैं कि वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं।
वो नया ब्रांड लेके आने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर्स को ये होता है कि ना यार ये तो पिट गया है ये वाला प्रोडक्ट, तो अब तो वो क्या करते हैं कि वो ये दिखाने के लिए कि ये वही प्रोडक्ट नहीं है, ये तो अलग है, देखो इसमें ये चीज़ अलग है, तो वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं मैच्योरिटी में, ठीक है। और डिक्लाइन में क्या होता है कि डिक्लाइन में वो वीक आइटम्स जो हैं उनको हटा दो वहाँ मार्केट में से, क्योंकि वैसे ही सेल गिर रही है, तो सिर्फ जो ढंग के हैं, जिनका प्राइस भी अच्छा है, जिसमें क्वालिटी भी है, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं और उसमें से बाकी चीज़ें जो फीचर्स हैं उनको निकालते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वीक आइटम्स को या जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनको वहाँ से हटाते रहते हैं, तो वो डिक्लाइन स्टेज में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो हम उनमें ऐड करते जा रहे थे, डिक्लाइन में जाकर उनमें से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखो कैसे यूज करते हैं। जब इंट्रोडक्शन जब हमारी स्टेज होती है, ये सारी चीज़ें ना आप खुद से भी सोचोगे ना तो हाँ ये होगा कि हाँ देखो प्राइसिंग हमें कैसे यूज करनी चाहिए इंट्रोडक्शन स्टेज में। प्राइसिंग हमें देखो बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट मार्केट में, बिल्कुल नया है, तो हमें सेल बढ़ानी है हमारी, तो सेल बढ़ानी है तो हमें पहले मार्केट को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज करनी पड़ेगी, यानी कि बस हमारी कॉस्ट कवर हो जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट का मार्जिन निकल आए, तो यानी कि हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज करेंगे। ग्रोथ स्टेज में भी हम मार्केट में बहुत ज़्यादा ये था ना कि हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है, हमारा मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा। पेनिट्रेशन का मतलब यही होता है कि हम लो प्राइस रखते हैं ताकि हम पूरी मार्केट को कवर कर सके, कैप्चर कर सके, उसी को हम पेनिट्रेशन बोलते हैं कि पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं हम मार्केट को, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग प्राइस होता है कि प्राइस कम ही रखते हैं हम ग्रोथ स्टेज में भी। जब मैच्योरिटी होती है तब हम प्राइस को जो है हमारे कॉम्पिटिटर के साथ मैच करते हैं कि मैच्योरिटी होगी। अब मैच्योरिटी होगी तो ये होगा कि भाई जो भी जिसने भी प्राइस ज़्यादा रखा, अगर सेम टाइप का प्रोडक्ट है तो जो कम दे रहा है तो सारे उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कॉम्पिटिटर को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि मैच्योरिटी तक बहुत सारे कॉम्पिटिटर पैदा हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के, क्योंकि वो देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है इसमें, तो बहुत सारे और नए नए कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। तो इसलिए हमें कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग प्राइस रखना चाहिए मैच्योरिटी स्टेज में। और डिक्लाइन स्टेज जब आती है तब हमें प्राइसेस को कट कर देना चाहिए ताकि हमारी सेल मेंटेन रह सके, कॉम्पिटिटर के का ना खरीदे, वो हमारा ही खरीदे, तो हमें प्राइस को कम कर देना चाहिए डिक्लाइन स्टेज पे भी। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी चाहिए। जब इंट्रोडक्शन स्टेज है तो बिल्कुल प्रोडक्ट नया है, इतना कंज्यूमर्स अवेयर नहीं है, तो हमें सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ एक जगह, क्योंकि देखो नया प्रोडक्ट आता है जब कुछ भी तो वो बहुत कम जगह पे मिलता है, तो वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। सेलेक्टिव इनके बिल्कुल सेलेक्ट करके कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही हम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारा आगे सेल करने के लिए। ग्रोथ स्टेज में इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटेंसिव का मतलब कि सबको जितने भी दे सकते हम, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, सबको के थ्रू दें हम, होल सेलर्स के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू, जो भी जितने भी टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सबके थ्रू हम देते हैं, हमारा प्रोडक्ट की सेल करने की कोशिश करते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, इसमें भी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। डिक्लाइन स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो अनप्रॉफिटेबल चैनल्स हैं ना उनको हटा दो, ठीक है, जहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपना मार्जिन ज़्यादा रख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पे भी सिलेक्टिव फेज आउट करते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या था, बिल्ड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे सिलेक्टिव फेज आउट। अगर ऐसे आ जाए कि सिलेक्टिव फेज आउट किस प्रोडक्ट साइकिल लाइफ साइकिल स्टेज में हम करते हैं, तो सिलेक्टिव फेज आउट हम डिक्लाइनिंग स्टेज में करते हैं, और बिल्ड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ये इंट्रोडक्शन में करते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना लो ये सारी ऐसी की ऐसी टेबल कि इंट्रोडक्शन में हम कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कैसी होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसी होती है, हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमारी एडवर्टीजमेंट। देखो एडवर्टीजमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग का प्रोडक्ट है तो अवेयर ही नहीं है कंज्यूमर्स, तो हमें अवेयरनेस के लिए एडवर्टीजमेंट करनी है यहाँ पे, ठीक है, कि ताकि कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। और ये भी अवेयरनेस भी किसमें, अडोप्टर्स और डीलर्स में। देखो अडोप्टर्स कौन होते हैं, जो सबसे पहले कोई नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले जो खरीदने जाते हैं ना वो, तो यानी कि वो कंज्यूमर्स और डीलर्स, उनको अवेयर करना है। डीलर्स भी अवेयर नहीं होते जब इंट्रोडक्शन स्टेज होती है तब, तो ठीक है। ग्रोथ में क्या होता है कि हम एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो मास मार्केट है, यानी कि
पूरी मार्केट जो है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो पूरी मास मीडिया के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं ग्रोथ स्टेज में। मैच्योरिटी स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम ब्रांड डिफरेंसेस पे फोकस करते हैं, ऐसी एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें प्राइस भी हमारे कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग रखना है और एडवर्टीजमेंट भी हमें ऐसे करनी है कि हमारा ब्रांड कैसे कॉम्पिटिटर के ब्रांड से डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटर वाले प्रोडक्ट से कैसे अलग है। तो हमारी एडवर्टीजमेंट का भी फोकस यही रहता है, यही बताने का कि कैसे हमारा जो ब्रांड है वो डिफरेंट है दूसरे के कंपैरिजन में। डिक्लाइन स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो भी लॉयल जो हमारे कंज्यूमर्स हैं सिर्फ वहाँ तक ही हम हमारी एडवर्टीजमेंट को रखते हैं, बाकी हम जो वही वाली बात है कि जहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होता तो वहाँ से हम हटा देते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी हटा देते हैं कि ताकि हमारे एक्सपेंसेस कम से कम रहें और जो है हमें प्रॉफिट होता रहे ठीक ठाक मार्जिन से। तो वो डिक्लाइन स्टेज में हम हमारी एडवर्टीजमेंट भी कम कर देते हैं, सिर्फ लॉयल्स तक ही रखते हैं, जो लॉयल कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक की। नेक्स्ट जो है वो है सेल प्रमोशन। देखो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कैसे की जाती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में हम हैवी सेल्स प्रमोशन यूज करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रमोशन हम जितना करेंगे, डिस्काउंट्स देंगे कि बिल्कुल, ताकि हम बता सके कंज्यूमर्स को देखो इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको इतने सस्ते में भी मिल रहा है और इसमें इतनी सारी फीचर्स हैं, तो इसलिए हम सेल्स प्रमोशन भी ज़्यादा करते हैं। ग्रोथ स्टेज में भी हम जो है कंज्यूमर डिमांड को बिल्कुल हैवी कंज्यूमर डिमांड बनाने के लिए, यानी कि बिल्कुल मास मार्केट में हमारा प्रोडक्ट देने के लिए हम बहुत सारी डिस्काउंट्स वगैरह जो है ये इसमें हम देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हम हमारे मैच्योरिटी स्टेज में भी करते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में भी हमें सेल्स प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, और वो भी ब्रांड स्विचिंग के साथ, कि वो दूसरों के कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट खरीदने लग जाए हम, इसलिए उनको डिस्काउंट वगैरह और ये चीज़ें देते रहते हैं। और जब हमारा डिक्लाइन स्टेज आ जाती है तो वहाँ पे हम सेल्स प्रमोशन नहीं करते, इसको हम मिनिमम लेवल पे ले आते हैं। तो सेल्स प्रमोशन वैसे सब में ही ज़्यादा होता है, तीनों लेवल पे, लास्ट में कम हो जाता है, ठीक है। और सेल्स प्रमोशन का फोकस किसमें, इसमें तो सारा का सारा कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में है कि हमें हमारे ब्रांड को कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कैसे अलग दिखाना है, प्राइसिंग के मामले में भी, प्रोडक्ट के मामले में भी और एडवर्टीजमेंट के मामले में भी, ठीक है। तो इसलिए हमें ये कि किस स्टेज पे किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही कुछ और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये है प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप। अब देखो प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप क्या होता है, वैसे ये मतलब है हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। देखो प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप का मतलब है कि जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी लीगल कॉम्प्लाइंसेस ना क्रिएट हो जाएं, तो उनसे बचने के लिए हम एक स्टेवर्ड्स, जो कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट स्टेवर्ड को अपॉइंट कर लेती है, ताकि वो ये चीज़ ध्यान रखे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारा, वो कोई भी मतलब कुछ भी उसमें इलीगल चीज़ें ना हो जाएं, कोई भी लॉ है, कोई भी एक्ट है, कोई भी प्रोविजंस है एक्ट के, लॉ के, जो भी हमारे लीगल एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखे, उसको कवर करते रहें हम। उसके लिए जो होती है वो होती है हमारी प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप। और ये प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप का वैसे मतलब यही होता है कि जो कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर प्रोडक्ट में कुछ आ रही है, कमी आ रही है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए। और इसमें फिर प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसको इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि वो अपनी पूरी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, या प्रोडक्ट को जब प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है, मतलब वो यूज हो गया, तो जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को कैसे रिसाइकलिंग वगैरह हो रही है, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम इफेक्ट पड़े, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना प्रोड्यूसर का, उसको हम प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप बोलते हैं। तो सीधा सा ये प्रोड्यूसर की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड है हमारा प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप का कंसेप्ट, ठीक है। जब प्रोडक्ट स्टेवर्ड आ जाए कि प्रोडक्ट स्टेवर्ड कौन होता है, तो प्रोडक्ट स्टेवर्ड एक ऐसा बंदा होता है जो कि ये सारी कंप्लायंसेस को ध्यान में रखता है कि ना तो इन्वायरमेंट को डैमेज हो हमारे प्रोडक्ट की वजह से, ना सोसाइटी को डैमेज हो, उस चीज़ का जो ध्यान रखता है उसको प्रोडक्ट स्टेवर्ड बोलते हैं। और प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना प्रोड्यूसर्स की, ताकि वो कम से कम वेस्टेज करे और जो भी सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लेके आए, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल गवर्नमेंट्स पे ना होके मैन्युफैक्चरर पे है, तो मैन्युफैक्चरर को ही प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप करते हैं। इनकी जो प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे प्रोड्यूसर्स की है, ये हमें ये कंसेप्ट हमें ये बताता है, ठीक है।
तो हमारे सिलेबस में यही था, प्रोडक्ट डिसीजंस थे, कंसेप्ट था, प्रोडक्ट लाइन था, प्रोडक्ट मिक्स, डिसीजंस हमने कर लिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन जो वे थी वे चीज़ें हमने कर ली, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी देख लिया और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी देख लिया। प्रोडक्ट मिक्स जो प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ए कंपनी कैरेज इज कोल्ड, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स को हम क्या बोलते हैं। अब हमने वो जो डायग्राम बना रखा था उसमें देखो एक प्रोडक्ट लाइन चॉकलेट्स थी, एक हमारे बिस्किट्स थे, एक हमारी हेल्थ ड्रिंक्स थी और फुटवियर थी, 4 हमारी प्रोडक्ट लाइन थी उसमें। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है। और इस चीज़ को हम क्या बोल रहे थे, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे थे, क्या है ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन को हम क्या बोल रहे थे, हम इसको बोल रहे थे प्रोडक्ट विड्थ, यानी कि कितनी चौड़ाई है हमारी उसकी कि कितने प्रोडक्ट लाइन हम बना रहे हैं। ये चीज़ हमारी प्रोडक्ट विड्थ थी। एक ही लाइन के अंदर ये हमारी लेंथ थी। एक लाइन के अंदर अगर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट की जो है डेप्थ, ये लेंथ थी सॉरी, और ये डेप्थ है कि अंदर गहराई तक कितना जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो इसमें क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है प्रीवियस ईयर में 2023 में ही अभी आया हुआ है, तो उसमें यही पूछा है कि आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो एक कंपनी कैरी करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ, कि कितनी विड्थ है, कितनी चौड़ाई है, कितने तरीके की प्रोडक्ट लाइन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एट विच स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस द लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट विल टेक प्लेस, कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जो होता है वो कौन सी स्टेज पे होता है, बिजनेस एनालिसिस, कॉमर्शियलाइजेशन, टेस्ट मार्केटिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह गया तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो इस क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में हम चले गए थे कंसेप्ट्स को करते हुए। अगर कुछ भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।